सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे S-400 डिफेंस सिस्टम पर। देखेंगे आखिर S-400 डिफेंस सिस्टम है क्या, क्यों चर्चा का कारण बना हुआ है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और क्यों भारत तुरंत इसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, अर्थात क्यों भारत में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के संदर्भ में। देखेंगे आईपीओ क्या होता है, एलआईसी का आईपीओ क्यों लाया जा रहा है और इसके बाद एलआईसी की संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन दोनों टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे S-400 डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता। इससे पहले एक कहानी सुनिए। कहानी है 1971 के। 1971 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत ने एक देश को आज़ाद कराया जिसका वर्तमान नाम बांग्लादेश है। जो पता है आपको, जो वर्तमान जो बांग्लादेश है, यह कभी जो है कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान था, इसके साथ कई तरह के अत्याचार और दोयम दर्जे के व्यवहार पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा किए जाते थे और इसके कारण यहाँ के लोग आज़ादी चाहते थे। और यही हुआ 1971 के युद्ध में। 1971 के युद्ध में भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश का समर्थन किया, अर्थात उस समय के पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन किया, उसके वजह से उसने आज़ादी प्राप्त की। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और समझ में आई। वो चीज़ें क्या थीं कि जब हम बांग्लादेश को आज़ाद कराने का प्रयास कर रहे थे या फिर हम कहें तो पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे, इस समय अमेरिका और जो पाकिस्तान के रिश्ते थे वो ठीक ठाक थे। इसी ठीक ठाक रिश्ते की एक कहानी जुड़ी है उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से। रिचर्ड निक्सन ने जो है कि इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना इसलिए पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि अब हम जो है कि अपना अमेरिकी एयरक्राफ्ट इंडिया के पास भेजेंगे और सहयोग करेंगे पाकिस्तान। यह कहना ही था अमेरिका का कि इसके बाद जो है कि जितने भी अमेरिका के समर्थक देश थे, उसमें सबसे आगे था उस समय का यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन। उसने भी कहा कि हम भी अपना डिफेंस सिस्टम या फिर अपना एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, किसके लिए, पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए। धीरे धीरे देखते देखते अमेरिका और ब्रिटेन का साथ देने वाले कई देश आ गए। कुछ यूरोपीय देश थे, कुछ गल्फ कंट्री वाले देश थे और पाकिस्तान ने चाइना से भी सहयोग मांगा। लेकिन चाइना के तरफ से, अर्थात जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, उधर से अटैक करना भारत पर चाइना के लिए कठिन था, इसलिए चाइना बहुत कुछ तो नहीं कर पाया। लेकिन हिंद महासागर में गतिविधियां बढ़ गईं और गतिविधियां तब ज़्यादा बढ़ गईं जब अमेरिका का परमाणु हथियारों से संपन्न एयरक्राफ्ट भारत के समीप पहुंचने वाला था। इसका मुकाबला करने के लिए भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत को भेजा गया और जब आईएनएस विक्रांत को भेजा गया तो ये भेजने को तो जरूर पहुंच गया और हर तरीके की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, उनको एक चीज समझ में आई कि जिस तरह से अमेरिका अब हमारे अगेंस्ट में हो रहा है, भविष्य में यह तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। इसलिए उसने तुरंत एक देश से मदद मांगी और वह देश था रूस, जो कि उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता। जैसे ही हमने जो है कि रूस से संपर्क किया, हिंद महासागर की पूरी परिस्थिति बदल गई। रूस ने तुर्की, ईरान और कई देशों को तुरंत धमकी दी कि यदि उन्होंने भारत के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो अंजाम बुरा होगा। फलस्वरूप चीन के साथ साथ अन्य कई देश जो है कि पीछे हट गए। लेकिन अभी भी अमेरिका आगे था, यूके आगे था। रूस ने अपने परमाणु हथियार संपन्न एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बी को हिंद महासागर क्षेत्र की ओर रवाना किया और रूस के
एयरक्राफ्ट ने और वहाँ की पनडुब्बी ने यूके के जो है कि एयरक्राफ्ट और जो है कि पनडुब्बियों को घेर लिया और उनसे कहा कि अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक यही वाकया जो है कि दोहराया गया अमेरिका के साथ। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको चेतावनी दी गई कि अगर वह अब भारत की ओर आगे बढ़े तो यहाँ से फिर तीसरा विश्व युद्ध चालू हो सकता है, अर्थात रूस जो है भारत की हर हाल में रक्षा करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस घटनाक्रम से आपको एक चीज़ समझ में आता है कि जैसे ही रूस ने ऐसा कहा, इसके बाद अमेरिका ने अपने कदम रोक लिए और कदम रोकने का मतलब है कि भारत ने जो सोचा था कि वो एक ऐसे क्षेत्र को आज़ाद करवाएगा जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के दोयम दर्जे के व्यवहार का सामना कर रहा था, जिसके अंदर कई दशकों से आज़ादी की मांग हो रही थी, वह पूरी हो गई और एक नया देश बनकर आया जिसका नाम है बांग्लादेश। इन सब चीज़ों से समझिए, अगर उस समय रूस या सोवियत संघ ने हमारा इतनी मजबूती से सहयोग ना दिया होता तो शायद इतिहास में कुछ और भी हम पढ़ रहे होते। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इतिहास क्या होता, लेकिन इतना जरूर है कि परिस्थितियां ऐसी नहीं होती। वहीं से जो है कि हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं कितने मजबूत रहे होंगे। 1970 के दशक के बाद से 21वीं सदी के प्रारंभ तक अर्थात वर्ष 2000 तक भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे मजबूत रहे। 2000 के बाद और खासकर 2008 के बाद थोड़े से इन संबंधों की जो मधुरता थी इसमें कुछ खटास आई, और खटास इस वजह से आई क्योंकि भारत की थोड़ी सी नज़दीकी बढ़ने लगी अमेरिका के साथ। लेकिन वर्तमान समय में अमेरिका और रूस दोनों भारत के अच्छे मित्र हैं और दोनों ही इसका सहयोग करने के लिए आगे रहते हैं। वर्तमान में जैसा कि हमने देखा, चीन ने जैसे ही LAC पर अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियों को बढ़ाया, जो है कि अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आए वो भारत के फेवर में थे और चीन के अगेंस्ट में थे। इससे ये बताता है कि जो चीज़ें हमने 1971 के जो है कि समय जो रूस से प्राप्त की थी, अब कुछ उसी प्रकार का सहयोग हमें अमेरिका से मिल सकता है, लेकिन कितना मिलेगा यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका की जो टैग लाइन है वो यह है कि अमेरिका का ना ही तो कोई हमेशा के लिए दोस्त है, ना ही कोई हमेशा दुश्मन। उसके जो रिश्ते हैं वो बहुत कैलकुलेटिव तरीके से आगे पीछे उसमें होता रहता है। कुल मिलाकर हमने ये समझा कि कहीं ना कहीं जो हमारा रूस के साथ जो संबंध है वह तो अच्छा ही है, अब हमने अमेरिका के साथ भी संबंध जो है कि मजबूत बना लिए। और मजबूत इस वजह से हो पाए हैं दोनों देशों के साथ क्योंकि भारत की जो छवि है वह एक लोकतांत्रिक देश की है, वहीं जो चीन की छवि है वह एक लोकतांत्रिक देश के रूप में नहीं है। वहाँ पे लोकतंत्र के मूल्यों का उस प्रकार का पालन नहीं होता जैसा कि हमारे यहाँ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों के सत्ता, दोनों की जो पॉलिसी में परिवर्तन है, उसकी वजह से चाहे अमेरिका हो या रूस, और भारत को उनके पक्ष में खड़ा कर देता। अब हुआ क्या है कि देखिए कि इस समय भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा, तो इस तनाव में जो है कि एक चीज़ फिर से हमें कमी खली और वह कमी खली रूस की। और रूस से दरअसल इसलिए कमी खली क्योंकि हम रूस को कभी भी भूल नहीं सकते और साथ ही साथ हम हमेशा चाहते हैं कि वो हमारा अच्छा मित्र बना रहे। लेकिन चूंकि इस बीच में रूस और चीन के संबंधों में भी मजबूती आई है, इसलिए डायरेक्टली रूस ने चीन के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला। लेकिन भारत ने सोच रखा है कि रूस का सहयोग लेना है और भविष्य में भी रूस का एक अच्छा रिश्ता भारत के साथ बना रहे। इसी क्रम में माननीय जो है कि राजनाथ सिंह जी पहुंच गए हैं रूस के दौरे पे। रूस के 3 दिवसीय अपने दौरे पर जब वो गए हैं तो वो भारत और रूस के संबंधों को न सिर्फ मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि इस दौरे के केंद्र में है S-400 डिफेंस सिस्टम प्राप्त करना। और जो S-400 डिफेंस सिस्टम है यह रूस का ही सिस्टम है जिसे भारत प्राप्त करने के लिए पहले ही समझौता कर चुका है, एग्रीमेंट कर चुका है, लेकिन इसको अब जल्दी प्राप्त करना चाहता है। जल्दी इसलिए प्राप्त करना चाहता है ताकि चीन के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा होने वाली किसी भी गतिविधि या किसी भी घटनाक्रम से अपने आप को सुरक्षित कर सके। अब मैं बताता हूँ S-400 दरअसल है क्या। S-400 रूस द्वारा विकसित दुनिया की, ध्यान दीजिएगा, दुनिया के सबसे उन्नत और प्रभावी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी देश के द्वारा अगर मिसाइल से आपके ऊपर हमला किया जाता है या हमला करने का प्रयास किया जाता है, तो यह जो है कि उस हमले को नाकाम कर देगा और उनके मिसाइल हो, उनके विमान हो, उनके कोई भी एयरक्राफ्ट हो, कोई भी चीज़ हो जो किस हमारे तरफ आ रही है, उसको तहस-नहस करने की क्षमता रखता है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा किया गया है और रूस ने ये इसको नाम दिया है S-400, लेकिन जो S-400 है इसका पूरा नाम अगर हम देखेंगे तो S-400 ट्रम्प है और जो नाटो के देश हैं जिसमें अमेरिका उनको लीड करता है, वह इसका नाम देते हैं SA-21 ग्लोरल। ध्यान दीजिएगा क्या नाम है? SA-21 ग्रोलर इसका नाम दिया जाता है नाटो के द्वारा, लेकिन इसका पूरा नाम S-400 ट्रम्प है, लेकिन हम इसको S-400 डिफेंस सिस्टम के नाम से ही जानते हैं। ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, S-300 डिफेंस सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है जिसका लंबे समय तक रूस ने प्रयोग किया था। अब मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ, ये चीज़ें आप समझ पाएंगे। आप देखिए ये रहा आपका S-400। इसकी जो डेवलपर है वह देखिए क्या है, आपकी रसिया की एक कंपनी है अल्माज एंतेई, और यह जो अल्माज एंतेई कंपनी है, डेवलपर कंपनी है, रूस की है और इसका विकास किया गया है 2007 में और 2007 से यह क्या है, जुड़ गया है रूस के साथ। ये देखिए यह पूरा डिफेंस सिस्टम है, इसको आप कहीं पर भी ट्रक के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए पूरा डिफेंस सिस्टम इस तरह से अगर कहीं पे आप इसको खड़ा कर देते हैं तो वह देश ना सिर्फ सुरक्षित हो जाता है बल्कि अभेद हो जाता है। अर्थात इस किले को तोड़ना या इस डिफेंस सिस्टम को चुनौती देकर किसी मिसाइल का प्रवेश करना, किसी विमान का, किसी हेलीकॉप्टर का या किसी भी ऐसी चीज़ का जो है कि अंदर घुसना नामुमकिन हो जाता है जो उसके लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसको लगाया गया है भी रूस की राजधानी मॉस्को में और इसलिए कहा जाता है मॉस्को इस समय दुनिया का जो सबसे मजबूत किलेबंदी या डिफेंस सिस्टम से घिरा हुआ, और इसका क्या नाम है? S-400। अब देखिए S-400 का हमने नाम बता दिया, इसके ये बता दिया कि ये रूस का है। ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है दरअसल क्या है, दुश्मन की एयरक्राफ्ट हो, विमान हो, मिसाइल हो, उनको हवा में मार गिराने की क्षमता रखती है। इसी के साथ साथ जो पानी के जहाज होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, क्रूज होते हैं, कुछ भी हो अर्थात कहीं से भी छोड़ा जाए उसको यह नष्ट कर सकता है। इसकी जो रेंज है वह 400 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है और जब ये सक्षम है तो ये क्या करेगा, 400 किलोमीटर के अंदर कोई भी चीज़ अगर प्रवेश करती है और इसको लगता है इसको हमें नष्ट करना है और नष्ट करने का हम आदेश देते हैं, ये तुरंत क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। लेकिन इसके द्वारा लगभग 600 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल, विमान, ड्रोन, ये भी किसी भी चीज़ का हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। चीन या फिर पाकिस्तान कोई भी एक्टिविटी कर रहे होंगे तो हमको जानकारी मिलती रहेगी। यह जो है कि अगर मान लीजिए इसको पता चलता है कि कहीं पर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है, कोई मान लीजिए पाकिस्तान का एयरफोर्स का कोई विमान है, कोई लड़ाकू जहाज़ है, वह जैसे ही लगेगा कि वो आगे की ओर बढ़ रहा है तो जब पाकिस्तान में रहेगा तभी हमको पता चल जाएगा और ये 5 मिनट के अंदर एक्टिव होकर उसकी प्रतिक्रिया या उसको रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार रहता है। जैसा इसको हम आदेश देंगे ये तुरंत क्या करेगा, हवा में मार गिराने की क्षमता रखता है। यह जो है कि 100 से लेकर 300 तक हवाई टारगेट को भाप सकता है और एक साथ, ध्यान दीजिएगा, एक साथ 36 लक्ष्यों को यह भेज सकता है और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनको हवा में मारकर गिरा सकता है, जिससे क्या होता है, आपका पूरा क्षेत्र क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। यह अमेरिका के सबसे उन्नत F-35 विमान को भी मार गिराने में सक्षम है और साथ ही साथ जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से विकसित विमान होते हैं जो कि रडार की पकड़ में, सामान्य रडार की पकड़ में नहीं आते, यह इसके रडार से बचे नहीं पाएंगे। अधिकांश जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बॉम्बर होते हैं, विमान होते हैं, यह इसकी पकड़ में आ जाते हैं और इस तरह से यह हर तरह से क्या करता है, किसी भी देश को प्रोटेक्ट करता है। भारत में लग जाएगा तो इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इस एक डिफेंस सिस्टम में 8 लॉन्चर होते हैं, 2 रडार होते हैं और एक कमांड सेंटर होता है और ये जो पूरा जो सिस्टम है देखिए यह कुछ इस रूप में होता है। ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक सिस्टम है और इस तरह से ये जो पूरा सिस्टम जहाँ पर भी लगाएंगे तो हर चीज़ इसके साथ आपको मिसाइल मिलेगा, इसका खुद का रडार मिलेगा
रहेगा, इसका कमांड सेंटर होगा और इस कमांड सेंटर को आप कंट्रोल करके जब भी चाहें आप अपनी सीमाओं को अवैध बना सकते हैं। वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार के हमारे तनाव हैं और पड़ोसी देशों खासकर जो है कि नेपाल के जिस तरह से सुर अब जो है कि चीन और पाकिस्तान के समर्थन में आ रहे हैं, आने वाले समय में भारत को एक मजबूत रक्षा प्रणाली की ज़रूरत है। इसलिए भारत रूस के द्वारा S-400 डिफेंस सिस्टम जो तैयार किया है उसको लेने का उसको लेने का प्रयास कर रहा है। और इस लेने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत की तरफ से इसको बहुत लेकर पहले रुचि नहीं दिखाई गई, अर्थात जब अब हमारा LAC पे तनाव बढ़ गया है तब भारत को लग रहा है ये तो हमें पहले प्राप्त कर लेना चाहिए था। हालांकि हमने पहले ही एग्रीमेंट जो है कि कर लिया है, लेकिन अभी हमें मिल नहीं पाया है। अक्टूबर 2018 में भारत और रूस के मध्य इस रक्षा प्रणाली के 5 यूनिट को खरीदने की बात की गई और इनकी कीमत लगभग 5 अरब डॉलर, 5 बिलियन डॉलर थी उस समय। कहा गया कि हम खरीदेंगे, लेकिन भारत अभी यह खरीद प्राप्त नहीं कर पाया और इसी बीच जो है कि चीन ने इसको प्राप्त कर लिया है। तो जब चीन ने इसको प्राप्त कर लिया, चीन के पास यह डिफेंस सिस्टम होना भारत के तनाव का एक कारण है। तो साथ ही साथ जो अभी यह लेट लतीफ़ी हो रही है ये ज़्यादा डिले ना हो, इसलिए जो है कि राजनाथ सिंह जी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये डिफेंस सिस्टम हमको मिल जाए और इसको हम पाकिस्तान और चाइना से लगने वाली सीमाओं पर तैनात करके वहाँ तक पहुँचा करके हम क्या करें, थोड़ा चैन की सांस लें। क्योंकि एक चाइना जो देश है इस पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। जैसे उनके सामान चलते चलते जो है कि कब धोखा दे जाए, ठीक इसी तरह से इनकी जो मित्रता है, इनकी जो बात है, जो इनकी एग्रीमेंट है, ये इससे कब मुकर जाए कोई कह नहीं सकता। जो हुआ क्या था, 2018 में ही हमने प्रयास तो किया था हम इसको लेंगे, लेकिन अमेरिका का जो है एक एक्ट है जिसको बोला जाता है काटसा, अर्थात काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिंग थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसका मतलब यह है कि अमेरिका उन सभी प्रकार की गतिविधियों और लेन देन और व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है जिससे अमेरिकी हितों को नुकसान हो रहा है। तो जब भारत ने यह खरीदने की बात कही तो उस समय भारत से भी कहा गया कि नहीं, आप इसको मत खरीदिए, नहीं तो आप पर सैंक्शन लग जाए। किस प्रकार के सैंक्शन? मान लीजिए जो है कि अगर हम ऐसा खरीद लेते हैं तो कई प्रकार के हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध या फिर जो है कि रक्षा खरीद प्रणाली, दूसरे जो अमेरिका और उसके समर्थित देश हैं उनसे हमको डिफेंस सिस्टम नहीं खरीद सकते, कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते, इस प्रकार के प्रतिबंध। तो भारत ने थोड़ा सा ये जो काटसा है इसको लेकर अमेरिका को अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस जो है कि अमेरिका के द्वारा बनाए गए इस एक्ट के कारण क्या हुआ, पेमेंट में विलंब हुआ। लेकिन फिर भी जो है कि हमने कुछ पेमेंट उनको कर दिया है और यह उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर 2021 तक ही हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए दिसंबर 2021 में बहुत समय है, अभी दिसंबर 2020 भी नहीं आया है और चीन ने जिस तरह से तनाव क्रिएट किए हैं, भारत को लगता है कि अब जल्दी से जल्दी यह मिल जाए। और इसी की चीज़ के लिए राजनाथ सिंह जी दौरे पे हैं। आने वाले समय में आज या कल शाम तक ये पुष्टि हो सकती है कि आखिर ये डिफेंस सिस्टम हमको कब मिल सकता है। और जैसे ही डिफेंस सिस्टम मिलेगा तो भारत की जो रक्षा प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो चीन का जो आक्रामकता है इसको हमें काउंटर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। हम अभी भी सक्षम हैं, लेकिन होता यही है कि आप जितना ज़्यादा मजबूत होंगे आपका दुश्मन उतना ही कमज़ोर होगा। इसी चीज़ को लेकर भागे आगे बढ़ रहा। और एक चीज़ यहाँ पर और मैं जिक्र कर दूं कि ये जो लेट लतीफ़ी होती है भारतीय रक्षा प्रणाली की, एक जो है कि लंबे समय की एक प्रक्रिया का एक भाग बन गए। काफ़ी जो जैसे अन्य देशों में देखिए, रूस ने कहा कि जो है कि हम आपको एयर डिफेंस सिस्टम दे देंगे, भारत ने कहा ठीक है हम ले लेंगे, लेकिन देखिए अभी तक हमको नहीं मिल पाया। यह बात जो है कि चीन को कही गई और चीन ने इसको प्राप्त भी कर लिया है, वह उनकी सेना का भाग भी है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं डिफेंस एग्रीमेंट को लटकाती है और इस डिफेंस एग्रीमेंट का विलंब होना कहीं ना कहीं खतरे का संकेत है। भारत ने जो है कि मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी जो है कि इसके लिए भी बात की थी वर्ष 2014 में, और रूस 60 जो है कि मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देने को भारत को तैयार था। लेकिन जो भारत का जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, इसने बार्गेनिंग करने के प्रयास में और सभी चीज़ों के करने के प्रयास में इसको विलंब कर दिया गया। लेकिन कई समीक्षक
ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मल्टी यूटिलिटी या हेलीकॉप्टर होता तो जो अभी गलवान घाटी वाले क्षेत्र में घटना हुई उसके बाद कई जवान हमारे घायल भी हुए, बाद में शहीद भी हो गए, तो इन जो घायल जवान थे इनको हम मेडिकल हॉस्पिटलिटी दिलाने के लिए हम इन हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, तो ये कई प्रकार से यूज हो सकते हैं। तो भारत प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमें ये हेलीकॉप्टर भी प्राप्त हो जाए। इसी के साथ एक समझौता हमारा जो हुआ था वह भारत और रूस के बीच राइफल निर्माण को लेकर हुआ था, और कहा गया था कि हम ज्वाइंट वेंचर अर्थात संयुक्त रूप से जो है कि राइफल का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अभी हम राइफल का प्रोडक्शन नहीं कर पाए। फिर भी कारण वही है कि कहीं ना कहीं हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने इसको अटका कर रखा। तो कुल मिलाकर यह जो डिफेंस सिस्टम है काफ़ी मजबूत है, काफ़ी दुरुस्त है। जितनी हमारी चुनौतियां सब में जो है कि हमारा समाधान और हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा और भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा। इसलिए भारत ये चाहता है कि जल्द से जल्द ये प्राप्त हो जाए। आने वाले समय में अगर ये मिल जाएगा, जो कुछ भी अपडेट होगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक जो कि LIC की IPO के संदर्भ में। LIC की स्थापना 1956 में भारतीय संसद द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम को पारित करके की गई थी। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है और ये भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। यह न सिर्फ एक बहुत बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, बल्कि यह बीमा के बाजार में, बीमा के मार्केट में एक बेंचमार्क का काम करती है। अर्थात अगर आप अपने पड़ोस में कोई व्यक्ति हो, उनसे पूछे कि हमको बीमा करवाना है, तुरंत वो व्यक्ति क्या नाम लेगा? LIC का नाम लेगा। इसके एजेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हर गांव में 2-3 लोग, 10, कई जगह तो 10-10, 20-20 लोग इसके एजेंट मिल जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि इसकी पहुंच कितनी ज़्यादा है। LIC ने वर्ष 2018-19 में 9.4% की वृद्धि प्राप्त की थी और उसकी जो कुल संपत्ति थी वो बढ़कर 31.11 लाख करोड़ रुपए हो गए थे। अगर हम इसको जनरलाइज करें तो लगभग 31 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। भारत का जो GDP का आकार है लगभग वह 200 लाख करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि 31 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एक जो है कि कंपनी का, ये कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन होता क्या है कि कई बार जो है कि इतना बड़ा पैसा होना किसी कंपनी के बाद ही खटकता है, ऐसा ही कुछ हुआ था। अगर हम LIC को देखें 2018-19 में देखें तो सिर्फ इन्हें जो नई पॉलिसी ये करते हैं, उन नई पॉलिसी से प्राप्त होने वाला प्रीमियम भी, जो प्रीमियम का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 2018-19 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें कुछ लोग LIC से जुड़े होंगे, उन्होंने कहा होगा 1 साल 2 साल हम जो है कि मंथली कुछ प्रीमियम भरेंगे, तो उससे ही प्राप्त होने वाला जो रकम था वह 1.5 लाख करोड़ रुपए। यानी कंपनी खूब अच्छी खासी रन कर रही है और खूब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, जैसा कि मैंने बताया 9.4%। और इस तरह से यह काफ़ी कुछ अच्छा दे रही है। लेकिन सरकार को क्या है? पैसे की ज़रूरत है, और सरकार को जब पैसे की ज़रूरत है तो सरकार ये चाहती है कि जो उसका 100% जो है कि इसमें कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा उसमें कम करे। आने वाले समय में इसी कारण हमको सुनने को मिल सकता है कि LIC में 10% जो है कि हिस्सेदारी भारत सरकार ने आम लोगों को दे दी, हमको दे दी, आपको दे दी, किसी को भी दे दी जो भी खरीदना चाहेगा। वर्तमान समय में अगर देखें तो बीमा बाजार में सिर्फ और सिर्फ जो है कि LIC की हिस्सेदारी 74% है, अर्थात जो है कि लगभग 3/4 हिस्सा बीमा बाजार का LIC के पास में। और इस LIC का पैसा आता है सरकार के पास टोटल, क्योंकि इसमें जो है कि सरकारी हिस्सेदारी 100%। चूँकि आपको पता है इस समय जो है कि सरकार का एक लक्ष्य है कि विनिवेश के माध्यम से पैसे प्राप्त करना, और इसी कारण इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि LIC में सरकार कुछ अपना हिस्सा बेचने का बात उन्होंने कही थी कि हम बेचेंगे, और इसको बेचने के लिए उन्होंने कहा हम इसको विनिवेश के रूप में आगे बढ़ाएंगे। विनिवेश का मतलब क्या होता है? सरकार का जो कोई कंपनी है, कोई PSU है, उसमें से धीरे धीरे कुछ हिस्सा जो है कि आम लोगों को, हम लोगों को, किसी को जो खरीदना चाहे उसको देना। तो ध्यान दीजिए, ये निजीकरण नहीं है। निजीकरण तब होता है जब किसी कंपनी का बहुत बड़ा शेयर किसी एक व्यक्ति को बेच दिया जाए या फिर 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी लोगों को दे दी जाए। लेकिन जब तक 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार की है तब तक आप उसको निजीकरण नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि 10% जो है कि जो हिस्सेदारी है इसको बेचने की बात की जा रही है, और इसको विनिवेश के नाम से हम जानते हैं।
अब होगा क्या कि जब एलआईसी में जो निवेश किया जाएगा तो कुछ जो है कि कारपोरेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह इससे जुड़ेंगी। तो कहा जा रहा है कि जो एलआईसी बहुत पहले से बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, इसके विनिवेश से दो चीज़ें प्राप्त हों। एक तो सरकार को लगभग 80 से 90 हज़ार करोड़ रुपए प्राप्त होगा, जो कि इस समय क्या है बजट घाटे को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। दूसरा, इसी के साथ साथ इसमें एक चीज़ और होगा कि जो पेशेवर कंपनियां हैं, अर्थात जो नई टेक्नोलॉजी है, नए मापदंड हैं, जो नए कारपोरेट इथिक्स हैं, उनसे एलआईसी परिचित होगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये है कि यह एलआईसी को बर्बाद करने की एक प्रक्रिया है। कारण ये है, वो कह रहे हैं कि जब एलआईसी अच्छा खासा काम कर रही है तो आप नए पेशेवर को, नए मैनेजमेंट को उसके साथ क्यों जोड़ना चाह रहे हैं, क्यों उसमें चाह रहे हैं कि और लो। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि सरकार को इस समय पैसे की ज़रूरत है और इसके लिए वो कह रहे हैं कि हम विनिवेश करेंगे, विनिवेश करने के लिए आईपीओ जारी करेंगे। और इसीलिए सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि आने वाले समय में आईपीओ इसका जारी किया जाएगा। अब आईपीओ, आप प्रश्न करेंगे आईपीओ क्या है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है कि अब देखिए मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, आसान शब्दों में, इजी लैंग्वेज में मैं इसको समझाता हूँ। देखिए क्या है कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी का मूल्य है 1,000 रुपये का, उसका मूल्य है। आप ये चाहते हैं कि कंपनी में अभी 1,000 रुपये का मूल्य है और कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ध्यान दीजिए, 1,000 रुपये की कंपनी है और कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अब ये चाहते हैं कि इसमें और लोग जुड़ें, तो आपने कहा कि ऐसा करते हैं, हम 1,000 रुपये का जो हमारी कंपनी का मूल्य है, हम इसको शेयर के रूप में डिवाइड कर देते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि मैं 10% अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ और 10% हिस्सा कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, और 10% जो भी हिस्सा खरीदेंगे लोग, वो एक लोग नहीं होंगे, वो 100, 200, 500, 1000 लोग कोई भी होंगे। अर्थात आप 10% हिस्से को छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर देंगे और कहेंगे कि 10% का एक यूनिट की कीमत 500, 1000, जो कुछ भी आप रखते हैं, कहेंगे कि जो व्यक्ति मुझसे जुड़ना चाहता है वह क्या करे, ये जो छोटे छोटे यूनिट्स है इसको क्या करे, खरीद ले। तो इसी को बोला जाता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब है कि कोई कंपनी है और कंपनी अपने हिस्से को, कोई हिस्से को कुछ यूनिट में डिवाइड करके पर यूनिट कुछ आपसे पैसा लेकर कह रही है कि आप इसके छोटे मोटे मालिक बन जाए। जैसे आईआरसीटीसी में हुआ, आईआरसीटीसी ने कहा कि हम अपना आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, उन्होंने लॉन्च किया और कहा कि जो भी अब क्या है, जो इसका शेयर खरीदेगा वो क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। तो बहुत से लोगों ने क्या किया, आईपीओ खरीदा। ठीक उसी तरह जैसे कि आपने जब ऑफर दिया कि 1,000 रुपये कंपनी है और की कंपनी है 1,000 की, और उसका जो 10% जो हिस्सा आप बेच रहे हैं, उस 10% को जो लोग भी खरीद लेंगे वो क्या बन जाएंगे, आपके साझेदार बन जाएंगे। तो दरअसल यही होता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब है कि अब जो एलआईसी है, एलआईसी का जब हिस्सा मान लीजिए 10% बेचा जाएगा, तो उसके लिए कहा जाएगा कि एक हम जो है कि 10% को वो कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। कहा जाएगा कि आप जो है कि इसके आईपीओ खरीद लीजिए, 100, 200, 500, 1000 आईपीओ, जितना आपको खरीदना खरीद लीजिए। प्रत्येक आईपीओ को आपको कीमत देना होगा और जितना आईपीओ आपके पास होगा उसी प्रकार का आपका स्वामित्व हो जाएगा। तो अब होता क्या है कि आईपीओ क्या है कि नया पैसा है, जो लोग से आप जोड़ते हैं, उसको प्राप्त करने का एक तरीका। आईपीओ के जो जारी करने के बाद क्या होता है, कंपनी जो है कि लिस्टेड हो जाती है, कि जो भी आपके शेयर वाले, चाहे बीएसई हो अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, तो वो क्या होता है, शेयर बाजार से लिस्टेड हो जाता है। अब जिन लोगों ने अपने आईपीओ प्राप्त कर लिए हैं, भविष्य में यह अपना आईपीओ बेच सकते हैं। तो जब बाद में यह आईपीओ का आपस में बिक्री करेंगे तो इसी को कहते हैं शेयर। आप समझ पाए होंगे शेयर क्या है, कि पहले आता है आईपीओ। आईपीओ पहली बार आया, अब जिन लोगों को आईपीओ, हमने आपने सबने एलआईसी का आईपीओ खरीद लिया, बाद में हमको लगता है कि नहीं, हमें आईपीओ अपना बेच के पैसा प्राप्त करना है, तो एक कंपनी जो एलआईसी क्या हो जाएगी, लिस्टेड हो जाएगी बीएससी में, एनएससी में, और आप क्या करिए, उसको अपना हिस्सा बेच के आप पैसा प्राप्त कर लीजिए। तो ये होता है पूरा मैकेनिज्म, और इसी के तहत क्या किया जा रहा है, एलआईसी का आईपीओ लाने की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दी गई है। और कहा गया है कि चूंकि यह देश की सबसे बड़ी और पुरानी बीमा कंपनी है, इसका टर्नओवर बहुत अच्छा है, मार्केट कैप, इसका जो पूरी पहुंच है मार्केट में वो बहुत अच्छी है, इसलिए यह जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। आईपीओ जब आएगा तो इसके लिए जो है कि जो भी परामर्श देने वाले बड़े बड़े फर्म हैं, निवेश कंपनियां हैं, वित्तीय संस्थान हैं, उनसे भी सलाह और आवेदन मांगा गया है। और अगर 10% लगभग अपनी हिस्सेदारी सरकार इसमें बेच देती है तो 80 से 90 हज़ार करोड़ रुपए प्राप्त होने की इसकी उम्मीद है। लेकिन सरकार की इस नीति का कई समीक्षकों के द्वारा और कई कर्मचारियों के द्वारा विरोध
विरोध किया गया। अभी कुछ माह पहले ही 1 लाख से ज़्यादा LIC कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा आप इसका निजीकरण कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि निजीकरण यह नहीं है, ये विनिवेश है। आने वाले समय में LIC के IPO को लेकर कोई और सूचना आती है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।